आजाद भारत के इतिहास में कोई ऐसा एल्बम नहीं है जो किसी चुनाव को रिप्रेजेंट करता हो। ये एल्बम रिप्रेजेंट करता है। We are launching this album in front of all our guests here. ये एल्बम बनाई गई है by Mr. Harish Chandra. He is also present among us, and a big round of applause for him for creating this super hit album. Let's take this program forward. I request President Sir Dr. Sandeep Marwa to please address our gathering. Good afternoon everyone. आवाज कहाँ गई? Good afternoon everyone. ये हुई ना बात। एनर्जी के लिए तो मारवा स्टूडियो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। मंच पर सुशोभित आदरणीय पद्मश्री राम बहादुर राय जी और सभी महानुभवी जी, सबसे पहले तो मैं तहे दिल से मेरे दोस्त हरीश जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने इस खूबसूरत मौके का पूरा फायदा उठाया। यहाँ पर 17वां ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल नोएडा 2024 चल रहा है और उसके बीच में कहीं मुझे भी महसूस हो रहा था कि गाने नहीं कुछ आ रहे, तो अचानक क्या देखता हूं कि हरीश जी के लिखे हुए ये तमाम गानों का एक जबरदस्त एल्बम इस वक्त हमारे हाथ में है, जिसका विमोचन हमारे आदरणीय राम बहादुर राय जी ने अभी इस वक्त किया है। मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। सभी दिशाओं से शुभ सुंदर भाव विचार भरे नित अंतर, पुण्य धरा बन जाए स्वर्ग ये मेरे यत्नों से करुणा कर। उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, देश है, विदेश है, आप किसी पहाड़ की चोटी पे हैं, आप किसी समुद्र के किनारे खड़े हैं, आप किसी हरे भरे बगीचे में रंग बिरंगे फूल देख रहे हैं, या दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत महिला को देख रहे हैं। हकीकत तो ये है कि दो ऐसी चीजें हैं जो इन तमाम चीजों से भी ज्यादा खूबसूरत हैं, और ये दो चीजें हैं आपकी भावनाएं और आपकी विचारधारा। और कितने मजे की बात है कि दोनों ही चीजें आपके अंदर समर्पित हैं, आपको आंखों की भी जरूरत नहीं है। आइए आज के इस शुभ अवसर पर परमपिता परमेश्वर से ये निवेदन करें कि हे परमात्मा, मुझे अच्छी भावनाएं दे, मुझे अच्छी सोच दे, मेरे अच्छे विचार कर, ताकि मैं अच्छा काम कर सकूं और अपने कर्मों से इस धरती को स्वर्ग का रूप दे सकूं। ऐसा मेरा मानना है। मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ सहमत होंगे। सहमति जी बता दीजिए अपनी। हजारों लाखों लोग हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के बहुत बड़े फैन हैं, उनमें से एक फैन मैं भी हूं। जहां लिखने पढ़ने बोलने की बात आती है, ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 2 साल पहले मैंने भी आदरणीय मोदी जी के ऊपर एक किताब लिखी, 8 years ऑफ मोदी सरकार। और मुझे लगा कि अब मेरे लिखते लिखते कम से कम 100 किताबें और लिखी गई हैं मोदी जी के ऊपर, तो मेरी किताब सबसे अलग कैसे हो। तो मैंने पहली कॉपी जो थी वो हमारे आदरणीय 14वें राष्ट्रपति कोविंद साहब को दी, ताकि उस किताब का कुछ मुकाम मिल जाए, उसे कुछ हासिल हो जाए कि वो किताब। और सबसे पहला मुझे आशीर्वाद आदरणीय कोविंद साहब से मिला, उन्हें किताब बहुत पसंद आई, और उसी से मोटिवेट होकर मैं उस किताब को लेकर लंदन चला गया, और वो मोदी साहब की पहली किताब बनी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर रिलीज हुई। कई 100 किताबें हो गई हैं, लेकिन वो पहली किताब ऐसी बनी जो पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में किताब रिलीज हुई, और उस एक किताब ने हिंदुस्तान और यूनाइटेड किंगडम के रिश्तों में एक बहुत बड़ा बदलाव पैदा किया। क्योंकि बहुत सारे जो गोरे थे
विदेशी थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्हें हिंदुस्तान के बारे में यही नहीं पता था कि हिंदुस्तान इस वक्त बहुत आगे निकल गया है और हिंदुस्तान एक नए मकाम पर पहुंच रहा है, एक नया उजाला लेकर पूरी दुनिया में खड़ा है और एक टॉर्च बेरर का काम कर रहे हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और उसी उपलक्ष्य में जब ये किताब रिलीज हुई और वहां के पार्लियामेंटेरियंस ने उस किताब को जब देखा तो वो भौचक्के रह गए कि 8 साल के अंदर इतना हिंदुस्तान में काम हुआ है जितना किसी भी देश में नहीं हुआ था। हाल ही में मैं एक फ्रेंच पॉलिटिशियन को मिला और मैंने वैसे ही उससे इतना पूछा, मैंने कहा आपके फ्रांस में क्या कोई नया एयरपोर्ट खुला है, क्योंकि मैं फ्रांस को इंडिया में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, हमने पिछले बहुत सारे सालों में एक भी एयरपोर्ट नहीं खोला। तो मुझे बड़ा मजा आया ये बताते हुए। मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 सालों में हमारे यहाँ 75 नए एयरपोर्ट खुल चुके हैं। सी द लेवल ऑफ वर्क। एक मुल्क ऐसा है जहां 30 किलोमीटर की सड़क रोज तैयार होती है। आज किसी भी फील्ड को ले लीजिए, हर फील्ड के अंदर इंडिया या नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 है। अब गलत नहीं है कि जब हम लोग आज 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं और इस 5वीं बड़ी इकोनॉमी में हमने 3.5 ट्रिलियन से 5वां नंबर लिया था, आज 3.8 ट्रिलियन हम है। 2025 में हम लोग दुनिया की 4थी बड़ी पावर हो जाएंगे और उसके अगले साल हम दुनिया की 3री सबसे बड़ी पावर हो जाएंगे। अमेरिका, चीन और उसके बाद भारत का नंबर होगा। हमें सिर्फ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को तैयार करना है और जहां तक मुझे लग रहा है कि हम लोग खुद ही 5 ट्रिलियन हो चुके हैं, सिर्फ गिनती करनी बाकी रह गई है। सिर्फ गिनती करनी बाकी रह गई। ऐसे ही भीड़ भाड़ में जब इतना कुछ हो रहा है और उसके बीच में जब रंगारंग कार्यक्रम जैसे 17वां ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल जब आ जाता है तो उसके बीच में एक मोती की तरह ये गानों की जो एल्बम है वो रिलीज होने जा रही है। उसके लिए मैं यहाँ पे आए हुए सभी महाअनुभवी देश के चर्चित जर्नलिस्ट और हमारे आदरणीय पद्मश्री राम बहादुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं और निवेदन करता हूं सभी से कि वो भी कुछ 2 शब्द बोलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। I now request Hari ji to please talk to our gathering and please tell us about the album. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सब इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। मैं संदीप मालवा जी का बड़ा बड़ा आभारी हूँ, बहुत ज़्यादा। संदीप जी, यहाँ आते ही एकदम सुखद अनुभूति होती है, सुखद एहसास होता है और इसीलिए मुझे लगा कि इसका फ़ायदा उठाना तो बनता है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय राम बहादुर राय जी के बारे में ज़रूर कहूँगा कि लगभग 12 साल पहले, जब 12 या 13 साल पहले जब मैं इनसे मिला तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि अब जो भी काम करूँगा बिना इनके आशीर्वाद के नहीं करूँगा। तो इस एल्बम में भी उनका आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी आपका। राणा यशवंत सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सर यहाँ पर आए। और दोस्तों, पत्रकारिता में मुझे भी लगभग 20 साल का अनुभव हो गया। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि पत्रकारों का जो चेहरा होता है उसमें अगर संवेदनशीलता, साहित्यिक विधा को जोड़ा जाए तो जो चर्चित चेहरा उभरेगा वो राणा यशवंत जी का होगा। और इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती कि हम पत्रकार के रूप में जानते हैं, लेकिन इनका शब्दोत्सव कार्यक्रम हो या इनकी गायकी हो, वो सब हमें प्रेरित करती है। विष्णु मित्तल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए। मैं 2 शब्द ज़रूर कहूँगा कि एक समय था कि हम लोग सोचते थे कि नेता का मतलब चिढ़न पैदा होती थी, याद है ना? डाकू से भी मतलब जानते ही हैं। लेकिन मोदी के काल में थोड़ा बदला, नेता के प्रति एक भाव अलग बना। मगर विष्णु जी के बारे में 2 शब्द ज़रूर कहूँगा
कि जब मैं इनसे पहली बार मिला तो मैं नेता के रूप में नहीं, बल्कि इनको, इनके काम को देखे तो आपको प्रेम हो जाएगा कि आखिर मतलब ये बाय प्रोफेशन, चलो ठीक है नेतागिरी कर रहे हैं, सीए भी हैं, लेकिन ये इतना मानवीय पहलू है इनके साथ जुड़ा हुआ। जैसे सरकारी अस्पतालों में जो मरीज आते हैं उनके परिजनों को मुफ्त में खाना खिलाना हो, बंदरों को खाना खिलाना हो, मोर के लिए स्पेशल इन्होंने अभियान चला रखा है, गरीबों के लिए वस्त्रम योजना हो, या इस तरह से अनेकों कार्यक्रम। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सईद अंसारी जी के बारे में एक शब्द जरूर कहूंगा कि अगर पत्रकारों से बड़ी चिढ़न होती है हम लोगों को आजकल, मैं खुद भी रहा और छोड़ भी दिया मेन स्ट्रीम मीडिया। पत्रकार और संस्कार दो शब्द अगर आपस में जोड़ दें तो जो चेहरा उभरता है वो सईद अंसारी जी का है। तो पत्रकारिता में संस्कार, ये मैं मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोशिश, कई लोग मुझे कहते हैं आप कब से गायक बन गए, या कब से कवि बन गए आप, या लिरिसिस्ट बन गए। तो मेरा पहला जो बुक था वो लहरों की गूंज, गीतों पर, ये 2002 में उस समय अशोक चक्रधर या राज ठाकरे जी ने लॉन्च किया था और उसके गवाह थे सईद जी। तो लोग फिर कहते कि अच्छा इतने दिनों से दबा कर रखे थे आप। मैंने दोस्तों ये जो एल्बम बना है फरवरी में मैंने शुरू किया और फरवरी के बाद लगभग 7-8 महीने में मैंने 70 गाने बनाए हैं। और ये गाने पॉलिटिकल तो हैं, पॉलिटिकल से ज्यादा राष्ट्रवाद आप कह सकते हैं। इसके अलावा संबंधों पर, माँ पापा भाई बहन, और इसके अलावा अपने सनातन संस्कृति से जुड़े हुए गीत हैं। लेकिन मैंने ये देखने की कोशिश की कि आखिर मैंने इतना काम कैसे कर लिया। तो थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया। आप देखिए, आजादी से पहले गानों की एक परंपरा थी, चाहे आप वंदे मातरम कहिए, वो हम लोगों को बड़ा भाव विह्वल करते थे। इकबाल का या बिस्मिल साहब का हो या भगत सिंह का हो। लेकिन जैसे ही ये देश आजाद हुआ वो कड़ी टूट गई, राजनीति में गाने खत्म हो गए। तो क्या चलने लगे? नारे चलने लगे। मैं कुछ चीजें सर्च कर रहा था, मुझे याद है, नारों की बात बताता हूं। एक नारा था आजादी के तुरंत बाद, खरा रुपया चांदी का, राज महात्मा गांधी का। थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद फिर आया नेहरू जी का जब कार्यकाल आया, उस समय नारे चलते थे। उस समय जनसंघ का चुनाव चिन्ह था दीपक बाती और कांग्रेस का बैलों की जोड़ी। तो उस समय नारे चलते थे, देखो दीपक का खेल, जली झोपड़ी भागे बैल। इंदिरा गांधी के समय, उस समय के नारे आपको बताता हूं। जनसंघ को वोट दो, बीड़ी पीना छोड़ दो, बीड़ी में तंबाकू है, कांग्रेस पार्टी डाकू है। और अब नारे चलते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, या एक है तो सेफ है। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि आखिर ऐसा हो क्या गया कि गाने बनने बंद हो गए। तो मैंने दोस्तों ये देखा कि नेहरू जी के कार्यकाल में मजरूह सुल्तानपुरी, उन्होंने एक गीत लिखा, एक शेरो शायरी का जमाना था। उनमें लिखा था, मन में जहर डॉलर के बसा के, फिरती है भारत की अहिंसा, खादी की केचुल को पहनकर ये केचुल लहराने ना पाए, ये भी है हिटलर का चेला, मार लो साथी जाने ना पाए, कॉमनवेल्थ का दास है नेहरू, मार लो साथी जाने ना पाए। आपको पता है क्या हुआ? मजरूह सुल्तानपुरी को जेल भेज दिया गया। अब गाने लिखेगा कौन? तो गाने लिखने ही बंद हो गए पॉलिटिक्स में। और सिर्फ मजरूह सुल्तानपुरी की बात नहीं है, बल्कि आप आगे जाइए, आगे के कार्यकाल में, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, मुझे याद है किस्सा कुर्सी का एक फिल्म आई, बैन पाबंदी लगा दी गई। आंधी फिल्म, पाबंदी लगा दी गई। किशोर कुमार, उन पर भी बैन लगा दिया गया। तो ये भी एक साथ समय था। रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं आपको याद होगा। तो आज 2014 के बाद पहली बार लगा कि हम गाने लिख सकते हैं। और गाने लिख नहीं सकते, आपने सुना होगा, यूपी में काबा, बिहार में काबा, लोग बोलते हैं और वो स्वतंत्रता है। तो जाहिर तौर पे हमें भी स्वतंत्रता मिली। लेकिन हमने सोचा, कुछ लोग मुझे कहते हैं, हरीश जी आपने तो कमाल कर दिया, आप रिकॉर्ड बनाते हैं। मैंने वी बुक, दुनिया की पहली वी बुक बनाई, लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स। तो ये भी एक रिकॉर्ड बन गया। आजाद भारत के इतिहास में कोई ऐसा एल्बम नहीं है जो किसी चुनाव को रिप्रेजेंट करता हो, ये एल्बम रिप्रेजेंट करता है।
और यही आप सबका प्यार। लोग देखते हैं HB मेलोडी ये चैनल है, लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है, आप लोग भी। और दूसरी बात, मैं जितने भी नए लोग हैं जो गाना लिखते हैं, गाते हैं, उन सभी को भी आह्वान करता हूं कि आप आइए, जुड़िए। इसमें बहुत सारे मंच हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जुड़िए। आप लिखते हैं, गाते हैं, एक्टिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, मेरे पास बहुत स्कोप है। हर महीने 8-10 गाने हम तैयार करते हैं। तो आप सबको यह आह्वान भी करता हूं, और साथ में मैं अपनी पूरी टीम को भी धन्यवाद कहता हूं जिन्होंने इसमें सहयोग किया। हमारे संजीव शर्मा जी हैं, निखिल जी हैं, संजीव जी ने बड़ा काम किया, निखिल हैं, और उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, नीरज वर्मा जी हैं। तो मैं सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आपने मौका दिया हमें, आप सबका भी धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आई वुड नाउ रिक्वेस्ट सईद जी टू प्लीज टॉक टू आवर गैदरिंग। ठीक, थैंक यू मैम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। परम श्रद्धे राम बहादुर राय जी बाबा, हमारे पितामह पत्रकारों के, मेरे वरिष्ठ राणा यशवंत जी, जिनकी डांट भी पड़ी, जिनका प्यार दुलार मिला, और अगर आज मैं यहाँ पर हूँ, खड़ा हूँ आप लोगों के सामने, तो उसमें राणा सर का जो योगदान है उसे अगर भूल जाऊं तो ठीक नहीं होगा। बहुत धन्यवाद राणा सर। विष्णु मित्तल जी, हरीश ने बिल्कुल ठीक कहा उनके बारे में। मुझे उनकी सौम्यता तो प्रभावित करती है, लेकिन जो लोग परेशान हैं, जो लोग भूखे हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, उन लोगों का अगर कोई ख्याल रखता है तो वो निस्वार्थ भाव से, बिना किसी से 1 रुपया लिए, अगर उनके लिए कोई कुछ करता है तो वो विष्णु मित्तल जी हैं, एक राजनेता के अलावा। और ये बात मुझे विष्णु जी आपकी ज़्यादा प्रभावित करती है। आप जैसे लोग अगर हमारे देश में, हमारे समाज में हैं, तो हमें लगता है कि हम अभी भी सुखी हैं, लेकिन तब कोई भी दुखी नहीं होगा, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। तो विष्णु जी के इस बेहद नेक काम के लिए आपको मन से धन्यवाद, साधुवाद आपका। जिस फिल्म सिटी में दोस्तों हम लोग बैठे हैं, आज हम यहाँ नहीं होते, बच्चे बहुत सारे हैं यहाँ, और हम लोग जो बाहर मस्ती करते हैं चाय की दुकान पर, और ये जो रौनक है, ये एक ज़माने में जंगल हुआ करता था, यहाँ लोग आने में डरा करते थे। और अगर इसका श्रेय मैम किसी को जाता है तो वो संदीप मारवाह जी को जाता है। बड़े बड़े स्टूडियोज़ उस ज़माने में, मैं एग्जैक्टली लेट 80s या मिड 80s की बात होगी। संदीप जी, सॉरी मुझे उतना पता नहीं है, आप बेहतर बता पाएंगे। तब संदीप जी ने सरकार से लड़ाई की, तब नोएडा प्राधिकरण को लगा कि नहीं, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो होना चाहिए। और आज आप और हम सब यहाँ पर हैं, और आज मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि इस फिल्म सिटी से पूरे भारत वर्ष की राजनीति हम यहाँ से आप तक पहुँचाते हैं, दिखाते हैं। और देश हमारा चलाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो लोग हर रोज़ सैकड़ों की तादाद में अगर फिल्म सिटी आते हैं, हर न्यूज़ चैनल में आते हैं, तो उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ संदीप मारवाह जी को जाता है। एक ऐसा व्यक्तित्व संदीप मारवाह जो लगता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। एक व्यक्ति इतना काम नहीं कर सकता। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर रिसर्च होती है, और कई देशों में रिसर्च होती है, सैकड़ों, 2 दर्जन से ज़्यादा देशों में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, और बच्चे जिसके काम पर, जिस व्यक्तित्व पर रिसर्च करते हैं, और वो हमारे बीच में हैं,
तो उसे हम कौतूहल से देखते हैं, उसे हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये व्यक्ति है क्या। तो ऐसे हैं संदीप मारवा। इतने सारे काम करते हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, एकेडमिशियन हैं, सरकारी पदों में रहे भाई। मुझे याद है, फिर से देखिए, मैं पढ़ लिख कर नहीं आया हूँ आपके बारे में, जो सुना है, जो देखा है वो बता रहा हूँ भाई। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय में आप डायरेक्टर रहे, गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? 6 मंत्रालयों में बड़ा सिंपल सा। हमारे एक साथी थे, डीआईजी साहब चले गए, हमारे एक साथी थे पुलिस वाले, तो हम किसी को उनसे इंट्रोड्यूस करवा रहे थे बाबा। तो मैंने उनसे बाबा कहा कि ये 5 उत्तर प्रदेश के 5 जिलों के कप्तान रहे हैं, वहाँ के ये एसपी रहे हैं। तो मैं क्या कमाल करते हो यार, 18 का राउंड सही, वही काम आपने कर दिया सर, मान लेते सर आप। मुझे लग रहा था कि 2004 मुंबई, सुशील भाई, ऐसा लगा मुझे हरिंदर भैया कि 2004 की बात करेंगे हरीश, लेकिन 2002 था वो, है ना। बिल्कुल इसी तरह का मुंबई में एक कार्यक्रम था, और हाँ, हम दोनों एक न्यूज़ चैनल में हरीश और हम काम किया करते थे। और वहाँ उस कार्यक्रम में जाने की मेरी उत्सुकता इसलिए थी, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि वहाँ पर राज ठाकरे आ रहे थे उस पुस्तक का विमोचन कर। राज ठाकरे मतलब क्या बताओ बच्चों? राज ठाकरे मतलब राज ठाकरे। अपन भैया लोग जो यूपी बिहार का बहुत डरता है उनसे, तो उन्होंने कहा कि अगर मुंबई में रहना है तो जैसा हम कहेंगे वैसे रहना होगा। तो राज ठाकरे आ रहे थे सर, मुझे राज ठाकरे जी से मिलना था, देखना था उन्हें। हाँ सर, तो हमने हरीश से निवेदन किया कि यार साला हमें बुला लो प्लीज। तो हरीश ने बोला कि नहीं वो आपको साहित्यकारों का कार्यक्रम है, तो हमने थोड़ा बहुत तो लिखते पढ़ते हम भी। तो ये जो आज दोस्तों आप देख रहे हैं चुनाव के सुपरहिट गाने, ये आज ताज्जुब होता होगा लोगों को विष्णु जी कि हरीश ये क्या कर रहे हैं, गाने लिख रहे हैं, गाने गा रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत शानदार शानदार गाने बना रहे हैं। ऐसा नहीं है मनीष, ये 2000 मुझे 4 याद था, 2002 में लहरों की गूंज, हरीश की गीतों की एक पुस्तक का विमोचन करने राज ठाकरे आ रहे थे। विश्वनाथ सचदेवा जी थे बाबा, उनसे भी वहाँ पहली बार मुलाकात हुई सर, और अशोक चक्रधर जी भी थे शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो हरीश का सफ़र वहाँ से शुरू हुआ, और फिर उसके बाद क्योंकि हम एक न्यूज़ चैनल में काम कर रहे थे, तो हरीश की इस बारे में तो पता चला कि लिखने पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, गीतकार भी हैं, लेकिन हरीश हमेशा पत्रकारिता से हटकर कुछ ना कुछ भजन कर रहे थे। और आज जो यूट्यूबर्स हैं, आज जो राणा सर के सामने ऐसी बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, डांट पड़ जाएगी, लेकिन हमसे ज़्यादा टीवी वालों से ज़्यादा अगर आप लोग किसी पर भरोसा करते हैं तो वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट पर करते हैं, यूट्यूबर्स पर करते हैं, और हमसे कहीं ज़्यादा पॉपुलैरिटी है तो उन लोगों की है, उन्हें ज़्यादा आप देखते हैं। हमारे व्यूज़ तो आ जाते हैं 100-150 चलेगा, इन लोगों के 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन। तो ये इसका श्रेय मैं हरीश को आज देता हूँ। शायद आपको याद नहीं होगा हरीश, एक दूसरे चैनल में थे सर, और वहाँ क्योंकि ये प्रोड्यूसर थे, तो प्रोड्यूसर को नए नए शोज़ आप कहते हैं ना, हर रोज़ मीटिंग में वे आइडिया लाओ किस तरह से प्रेजेंट करोगे। तो हरीश ने सर एक ये अलार्म है, ये कह रहा है कि ऑफिस चले जाओ, इसलिए मैं तो सिटीजन जर्नलिस्ट एक कॉन्सेप्ट, मोबाइल जर्नलिस्ट करके बाद में इन्होंने उसे लॉन्च किया, एक कॉन्सेप्ट दिया सर कि हम क्यों ना हम लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन दे दें और उनसे वीडियोस मंगवाएं। तो इनके बॉस ने कहा कि मैं उस समय दूसरे चैनल में था, लेकिन ये मुझसे डिस्कस करते थे कि पागल हो गए, बंदर के हाथ में उस तरह देने की बात कर रहे हो आप। लेकिन
वो किया, हरीश ने उस प्रोजेक्ट पे काम किया। मुझे लगता है साल भर तक काफ़ी रिसर्च की, काम किया, वीडियोस मंगाए, उसके डमीज़ बनाए, सब कुछ किया। लेकिन आज आप हरीश मानिए कि ये जो यूट्यूबर्स का ज़माना है और जो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है लोगों का, क्या आपको नहीं लगता कि ये वो सिटीज़न जर्नलिस्ट ही हैं जो कॉन्सेप्ट आपने दिया? तो ये क्योंकि आप लोगों को नहीं मालूम, ये बहुत अंदर की बात होती है एडिटर्स के बीच में। हम लोग तो आइडियाज़ अपने दे दिया करते थे, उस ज़माने में बच्चे थे। तो ये मैम एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग अगर पत्रकारिता करते हैं तो मैम सिर्फ पत्रकारिता, सिर्फ क्योंकि हमें सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। 12 बजे ऑफिस पहुंच जाओ और आज 12 बजे आपको जाना है, खबरों को लिखते रहना है, पढ़ते रहना है, बस ये हमारा इसके अलावा कुछ काम नहीं होता। और हम सोच भी नहीं सकते कुछ, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्या करें दूसरा काम। लेकिन मैंने हमेशा ये नोटिस किया कि हरीश कुछ अलग करते हैं, कुछ नया करते हैं। और वी बुक जो अभी आपने जिक्र किया, ये हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि एक वीडियो बुक निकाल दी। उससे पहले ये कॉन्सेप्ट किसी के जहन में नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, बहुत शानदार तरीके से वो किया। मैं हैरान था। ये वाले गाने ये जो किताब है, आप सोचिए सिर्फ 7 महीने में अगर 60 से 70 तक अगर कोई गाने बना दे, लिख दे, सिर्फ लिखना नहीं, आप बैठे हैं, संजीव बैठे हैं यहाँ पर, ये शूट करते हैं। मैंने मेहनत देखी है आपकी मेहनत देखिए। एक गाना शूट करने में आपको 12-12 घंटे लग जाते हैं। संदीप जी तो खैर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि और ये फिल्म फेस्टिवल भी इसलिए मैं आपका जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ यहाँ। एक दिन एक शूट पर मैं इनके गया तो हालत ख़राब हो गई। हम तो आते हैं अपना आधे घंटे का बुलेटिन पढ़ा, आधे घंटे में ख़त्म। लेकिन ये वो 5 मिनट का एक गाना बनाने के लिए 12-12 घंटे शूट करते हैं। आप तो एकदम मुंबई के हीरो लग रहे हैं शायद आप। हाँ, अरे आप ऐसा चश्मा कौन पहनता है? हीरो ही पहनते हैं। तो मैं बहुत देर से पहचानने की कोशिश कर रहा था कि आपको कहीं मैं फिल्म में तो नहीं देखा था। हाँ, तो बस संदीप सर के साथ मैं भी कोट वोट पहन के आ गया। एक बार वैसे आ गया था मैं, वो टी शर्ट पहन के, तो मना करते बोलते यार एंकर हो, ठीक से रहा करो। तो आज टाई भी लगानी पड़ गई। मैं तो बचता हूँ कोट टाई से, हमेशा बच्चे बोलते हैं कि घूमते रहते हैं कोट टाई लगा के, वैसे ही घूम लिया करो, है ना। हरीश और हमें जो सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि मुझे बचपन से मैं लास्ट बेंचर रहा। मेरे माता पिता को कभी गर्व नहीं रहा, हमेशा बोलते थे नालायक की नाक कटवा दी इसने। और मेरा साथी ऐसा जो एकदम एनर्जेटिक, खूब काम करने वाला, खूब पढ़ने लिखने वाला, और हम एकदम से बैक बेंचर। अरे मैम 40%, 45%, वाह 50% का तो लगता था कि पार्टी दे दें सर। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप किया है इस आदमी ने, और वो भी रामजस ही था ना, और तो स्टीवंस तो नहीं। सोचिए नॉर्थ कैंपस, हम लोग वेंकी वाले सर, RLA रामलाल आनंद, ARSD आत्माराम सनातन धर्म, हम लोग वहाँ जाते तो ये लोग इनके कॉलेज में घुस नहीं सकते थे। ये लोग हम लोग बोलते साउथ कैंपस, बड़ा हिकारत की दृष्टि से देखते थे। बड़ा वैसे मैं भगत सिंह कॉलेज से सर इवनिंग से तो नहीं है। भगत सिंह इवनिंग वाले बड़े बदनाम थे दिल्ली में। भगत सिंह इवनिंग, अच्छा ये तो DTC बसेस में, आप तो बच्चे तो आजकल नहीं घूमते, मेट्रो आ गई है। संदीप जी ने भगत सिंह का जिक्र कर दिया। भगत सिंह इवनिंग मतलब गुंडों का कॉलेज। आप देख लीजिए संदीप जी, तो ये धमका रहे थे, अभी भी धमका रहे थे मुझे भगत सिंह के नाम में। तो भगत सिंह की बड़ी कोई टिकट विकेट किसी ने नहीं लिया, पास। और किसी बेचारे ने, कंडक्टर ने कुछ कह दिया, ड्राइवर ने कुछ कह दिया, तो तोड़ दी उसकी बस शीशे। वो जितनी बस तोड़ी, जितने शीशे तोड़े, उससे ज्यादा ड्राइवर और कंडक्टर को तोड़ा। वेरी सॉरी सर, माफी, मुझे नहीं पता था आप भगत सिंह हैं। बच के रहना भी बच्चों, आप लोग भी, आपने आत्महत्या शुरू आया। अब बच्चों से ज्यादा आप पे इनकी नजर रहती होगी, आप लोग फैकल्टी पे। तो सर एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार कुछ ना कुछ इनोवेटिव कर रहा था, नया कर रहा था, और मैं अपना काम कर रहा था सीधे। हमने भाई अपन नहीं कर सकते, इतना काफी है बस।
इससे ज़्यादा अपने से नहीं होगा। तो इस तरह से हमने हरीश को देखा और आज भी वो व्यक्ति नए नए काम करता है। अगर उसके ऑफिस आप चले जाएं तो वहाँ आपको 10 तरह के काम होते हुए दिख जाएंगे। गाने ये बना ही रहे हैं, एक बड़े पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर ये हैं ही। इनकी टीम में जितने लोग बैठे हैं सब यहाँ पर आप सब लोग, ये सब अपने आप में इन लोगों की बड़ी धमाके, ये सब इंडस्ट्री के बड़े लोग हैं, काफ़ी काम करके आए हुए हैं। मेरा मन बहुत है बोलने का, क्योंकि जब हरिंदर भाई पुराने किसी साथी के बारे में बोलो तो बहुत सारी चीज़ें याद आने लगती हैं। मुंबई की हमारी बहुत सारी कहानियाँ हैं। हमने मुंबई से अपना करियर शुरू किया, हरीश ने शुरू किया, मैं दिल्ली से गया था मुंबई, इन्होंने मुंबई से अपना करियर शुरू किया। वहाँ इन्होंने फिल्में बनाई, बड़े बड़े। अमिताभ बच्चन पर मुझे याद है एक ऐसी इन्होंने फिल्म बनाई थी जिस पर अमिताभ पर लिखी हुई कम से कम 5-7 किताबें इन्होंने पढ़ी। तो एक किताब मिल नहीं रही थी, कोई मोटी सी अमिताभ बच्चन की बायोग्राफी या कुछ था, तो उसको ढूंढने के लिए उस ज़माने में बड़ी हम लोगों ने मेहनत की। कहीं से किताब आई, फिर उस पर इन्होंने एक फिल्म बनाई, वो बड़ी चर्चित रही। एक ऐसा व्यक्ति आप सोचिए जो इतनी मोटी मोटी किताबें, संदीप जी ने कहा ना कि मैंने मोदी जी पे किताब लिखी। अरे सर, वो मोदी जी पे 10 किताब लिख कर बैठा हुआ व्यक्ति, बताइए। अरे एक लिख दो, हो गया ना भाई, क्या लिखा होगा 10 में, बताओ। हाँ या नहीं, हो गया ना एक में, क्या लिखो 10 किताब में। वो बंदा अभी भी लगा हुआ है, उन पे अभी 10 और लिखी जा सकती हैं। विष्णु जी एकदम खुश हो गए। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको हरीश, बहुत बधाई। और आप सब यहाँ इस पावन पर्व पर, पावन पर्व इसलिए क्योंकि बाबा हैं, ये आशीर्वाद है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैं इस योग्य नहीं हूं कि बाबा के सामने, राणा सर के सामने कुछ भी बोल पाऊं, लेकिन इन्हीं लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं दोनों ने मुझे हिम्मत दी है और इन्हीं दोनों ने मुझे इस योग्य बनाया है कि आज मैं यहाँ आ सकूं। मैंने हरीश को बोला था कि मैं नीचे बैठूंगा, मैंने निवेदन किया था उनसे, और मुझे विश्वास कीजिए, आप ये नहीं पता था, हरीश ने कहा कि नहीं आप बैठिए। मैं बाबा के पास सिर्फ इसलिए बैठा कि उनके पास बैठने का मतलब ये था कि मुझे उनका आशीर्वाद मिल जाए। ये बहुत गर्व और सौभाग्य की बात है कि बाबा के इतने नज़दीक आप बैठ पाएँ। राणा सर से क्षमा, मैं उनके साथ मंच शेयर ना मैं करने योग्य हूँ, ना मुझे करना चाहिए, लेकिन धन्यवाद हरीश का कि हरीश ने मुझे अवसर दिया। और विष्णु मित्तल जी पुराने मित्र हैं, लेकिन शिकायत मुझे उनसे ये रहती कि वो नहीं मिलते, और वो मुझसे शिकायत करते हैं कि आप नहीं मिलते। लेकिन आपको एक बार फिर से आपका ये गुण, अगर इसका 1%, अगर एक व्यक्ति को भी हम खाना खिला सकें, हम यहाँ सब बैठे अगर हम प्रण कर लें कि हम अपने हाउस हेल्प को, अपने कपड़े प्रेस करने वाले को, अपने आसपास किसी को भी, एक व्यक्ति को भी अगर हम खाना खिला सकें, तो आप सोचिएगा, देखिएगा वो खुशी कितनी ज़्यादा होती है और वो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। विष्णु जी, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से आज्ञा भी लेना चाहूँगा, संदीप जी, बाबा, और आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि मजबूरी हमारी है। अभी आपने कहा था कि, मैंने कहा कि रुमना जी से कहा कि शुरू कीजिए ना, वो तो मालिक हैं, आ जाएंगे, उनसे क्या मतलब संदीप जी से, हमारी नौकरी चले जाएगी, मालिक हमारे हैं, हम जानते हैं। तो ये डर खौफ है आपका, भगत सिंह वालों का डर आज भी है। मेरे जो भी पुराने भगत सिंह वाले दोस्त मिलेंगे सबसे बताऊंगा, मैं सबको बोलूंगा आपके बारे में। तो दोस्तों, इसको आप जरूर सुनिए, HB मेलोडी YouTube पर आपको ये सारे गाने मिल जाएंगे, और हरीश का एक नया रूप आपको नाचते गाते हो मिलेगा। तो हम लोग एकदम फिर से देखते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है भाई, सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ नाच रहा है बंदा, हमसे भी करवा लीजिए कभी कुछ यार।
खूब करेंगे सब, क्यों नहीं? हीरो बेटा हमारे यार। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हरीश इस एक और आपके अद्भुत यूनिक काम के लिए, और आप ऐसे ही इनोवेशंस करते रहें, नए नए काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें और हम जैसे लोगों को साथ रखते हैं। दोस्तों अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। Thank you so much, sir. Sir, before we leave, I would request President sir to please give you the festival memento. हाँ ले जा रहे आप निकल रहे हैं तो Festival memento of 17 Global Film Festival Noida 2024 to our very esteemed guest, Mr. Saeed Ansari. ज्ञान के समुद्र आदरणीय राम बहादुर राय जी उपस्थित हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। हरीश जी 2 साल पहले मेरी भी एक पुस्तक का विमोचन आदरणीय बाबा ने किया था, और मैं बताना चाहता हूं कि मुझे बहुत मुश्किल से ऐसा सौभाग्य मिला कि वो मेरे विमोचन पे आए, और उसके बाद मैंने आदरणीय पीयूष गोयल जी को भी उसमें बुलाया था। तो जब मैं उनको इनवाइट करने गया तो उन्होंने मुझे यही कहा कि अरे वो आ रहे हैं तो फिर मेरी तो जरूरत ही नहीं है। ऐसा आदर और सम्मान का भाव सब लोग उनके प्रति रहते हैं। तो मुझे भी शुभकामनाएं मिली थी, और आज उनका आपको भी उनका आशीर्वाद मिल रहा है, ये आपके लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। राणा यशवंत जी का तो नाम हमने सबने सुना है, बड़े सम्मान से सर आपको लोग, मेरे मीडिया के जितने भी मित्र हैं आपको बड़े सम्मान से देखते हैं, और सब कहते हैं कि हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मारवा जी से मैं आज पहली बार मिला हूं, लेकिन 3 लोगों से मैंने आज ये कहते हुए सुना कि 10 साल पहले भी आप वैसे ही थे जैसे आज है। एक जाना पहचाना नाम। हरीश जी मुझे गाइड भी करते हैं, मेरे मित्र भी हैं, और जितनी बातें मुझे उनके लिए करनी थी वो सब सईद भाई ने ऑलरेडी कर दी हैं। उससे भी ज़्यादा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके बारे में बोल सकता हूँ। सईद जी को अभी कहीं जाना था, वो निकल गए, और मेरे सामने भी बहुत ही वरिष्ठ महानुभाव उपस्थित हैं। इतना कहना चाहूँगा कि संगीत का राजनीति में भी आजकल बहुत बड़ा रोल हो गया है। ऐसे ऐसे गाने हरीश जी के अभी लोकसभा चुनाव में उन्होंने जो गाए, हमने हमारी मीटिंग्स में यूज किए। जब भी कोई कार्यक्रम शुरू होता है उससे पहले, या हमारा कोई रोड शो होता है उससे पहले, बहुत सारे हमने आपके गानों का हमने इस्तेमाल किया। जैसे आपने एक गाना सुना होगा, एक गाना आया था जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, जो यूपी चुनाव के दौरान काफी प्रचलित हुआ। तो संगीत का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा तो बेटा पीछे बैठा है, उसने एक गाना गाया था, दूसरा गाना उसका आने में लगभग 1 साल और लग गया, और आपने 7 महीनों में 70 गाने, और खुद ही लिखना खुद ही गाना वास्तव में बहुत बड़ा काम है। आपने मुझे बुलाया, इतना सम्मान दिया, लेकिन एक छोटी सी गुस्ताखी हो गई। मेरे पिताजी ये कहते थे कि एक हाथ से किया हुआ काम दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए। लेकिन आज सबके सामने आपने कहा कि मैं लोगों को खाना खिला रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सब ईश्वर करता है जो भी करने वाला होता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, हम सब उनसे प्रेरित होते हैं कि हमें जितना संभव हो सके देश और समाज के लिए काम करना है। सबका सौभाग्य है कि देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो दिन रात 24 घंटे साल के 365 दिन केवल यही सोचते हैं कि कैसे देश आगे बढ़े, कैसे देश का गरीब आगे बढ़े। तो उन्हीं की प्रेरणा है। आपने अभी बहुत सारे स्लोगन्स की बात की। अभी हमारे दिल्ली में भी चुनाव हैं, आप सबका आशीर्वाद भी चाहिए। और आज ही हमने भी एक स्लोगन दिया है,
अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। तो आप सबका हमें आशीर्वाद भी चाहिए। मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूं, और मारवा स्टूडियो का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें मौका दिया आपके मंच पे आने के लिए। जितने भी महानुभाव मेरे सामने बैठे हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। Thank you so much, sir. I would now request our guest, Rana ji, to please talk to our students and to the gathering. थैंक यू। आदरणीय राम बहादुर जी, राम बहादुर जी कहीं भी होते हैं, जो मौजूदा पत्रकारिता हिंदुस्तान की है वो अपनी संपूर्णता में वहाँ मौजूद होती है। मंच पर आसीन मेरे दोस्त और आप सभी, हरीश ने कहा कि सर वो आना है आपको, तो हमने कहा काहे को आना है, एल्बम का लॉन्च है। तो मैंने कहा कौन सा एल्बम? तो नहीं, वो चुनाव के दौरान जो मैंने गाने लिखे उन गानों को कंपाइल करके हमने एल्बम बनाया है। तो हमने कहा भेजो, क्योंकि हरीश के साथ व्हाट्सएप पे गाहे बगाहे जो वीडियोज आते हैं मैं देखता रहता हूँ, और वो सब एक साथ एल्बम में हो, तो मैंने कहा ये ज़्यादा मज़ेदार है। तो मैंने सुनना शुरू किया। बहुत सारे तो पहले के सुने हुए हैं चुनाव के दौरान की। तो अभी मैं 2 दिन गांव रह करके आया, मैं बिहार से हूँ। तो जब आप गांव जाते हैं तो भोजपुरी बोलते हैं। जो पहला गाना बजा वो था 4 जून के दिल्ली आई है, आके मोदी जी के बधाई दी है। तो हमने कहा चलो शगुन अच्छा है, आगे सुनते हैं। तो बाकी सारी गाने अच्छे हैं। मैं हरीश के नाम के साथ तब 2 स्थितियां बनती हैं, एक तो हरि के ईश महादेव हैं तो, या हरि और ईश विष्णु और महादेव दोनों साथ साथ हैं तो। और बहुत कम लोगों को मैंने पाया है जो अपने नाम के मुताबिक होते हैं। नाम जैसा रखेंगे ठीक उसका उल्टा वैसा नहीं होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने नाम की तरह के होते हैं। हरीश के साथ ऐसा ही है कि वो सींचने सांचने पनपाने का काम हो, या जो चलती हुई लीक है उसको ध्वस्त करके कोई नया रास्ता बनाने का काम हो। और दोनों में 2 बातें चाहिए, आप में अपनी प्रतिभा और दूसरा आप में साहस। पत्रकारिता जमी जमाई ठीक ठाक छोड़ करके और एक नई लकीर ले लेना, ये भैया आज भी मैं नहीं कर सकता। ये हौसला, ये हिम्मत चाहिए। दूसरा कि हमने अगर नई लकीर बनाई तो उस पर मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि जो मैं पत्रकारिता के दायरे में रहते हुए कर सकता था उससे या तो बराबर का हो या बेहतर का हो। और हरीश ने ये दोनों बातें साबित की। हमने साथ कभी नहीं काम किया, लेकिन एक पेशे में रहने के कारण क्या होता है कि आपके सांचे के, आपकी मिट्टी के, आपकी तबीयत के जो लोग होते हैं वो आपके आसपास आ जाते हैं। हरीश में एक तो खबरों की समझ बतौर जर्नलिस्ट, दूसरा भाषा का मैं बड़ा आग्रही रहा कि जिस आदमी की भाषा ठीक नहीं हो तो वो अनगढ़ है, उससे बात क्या की जाए। भाषा के स्तर पे हरीश के साथ आप बात करेंगे, साहित्य की समझ, और सबसे बड़ी बात यह है कि संबंधों को सहेज करके ले जाने का शऊर। ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप संबंध बना तो लेते हैं लेकिन उन संबंधों को निभा ले जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। हरीश में ये खूबी कूट कूट के भरी हुई है। और हरीश के साथ आप एक बार जुड़े हैं तो आपका जो भावनात्मक लगाव है वो बार बार महसूस करेंगे आप, चाहे वो साल भर बाद बात करनी हो या 2 साल बाद बात करनी हो। ये व्यक्ति की खूबी होती है। हरीश में ये खूबी है। जैसे हरीश ने कहा कि गानों का दौर खत्म हुआ, जो राजनीति से जुड़े हुए थे चलता रहता है। एक
अलग जिरह और बहस का मामला है, लेकिन क्या याद रहता है और कितना याद रहता है ये तय करता है कि हमने जो किया, हमने जो लिखा, उसकी कितनी ताकत है और वो कितना मतलब का है। मैं जब बचपन में था तो गांव में कुछ लोग जा रहे थे, तो मैं भी उसमें शामिल हो गया। तो नारा लग रहा था कि हाथ में लवनी मुंह में पान, गफूर मियाँ की पहचान, गफूर मियाँ की है पहचान। गफूर मियाँ हमारे के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और वो जो बीजेपी की मंडली थी वो गांव में नारे लगा रही थी। ये 4.5-5 साल की मेरी उम्र रही होगी, लेकिन याद रहता है। तो मेरे दादाजी ने पकड़ा, बोले जरा ये सब भाजपाई हैं, ये सब देश में दंगा कराते हैं, हटो यहाँ से। आज मेरा पूरा गांव भाजपा में है। तो ये चीजें बदलती रहती हैं, नारे आपको याद रहते हैं, गीत आपको याद रहते हैं। जैसे आप साहिर, अब साहिर या प्रदीप देशभक्ति गीत जहां आप आते हैं तो ये देशवीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का साहिर आपको याद आएंगे। मेरे वतन के लोगों प्रदीप आपको याद आएंगे। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, साहिर याद आएंगे। इंसान से इंसान का हो भाईचारा, प्रदीप याद आएंगे। तो जो गाने आपकी जुबान पे आते हैं और जो आपकी तबीयत और तरबियत, ये तरबियत प्रोसेस होता है। जिस तबीयत का मैं हूं, तरबियत वो प्रोसेस है। तो प्रोसेस हमारे संस्कार के बनने का हिस्सा है। जो हम बनते हैं वो बहुत सारी वजहों से बनते हैं। ये नहीं है कि कोई सांचा है मिट्टी का कि हमने उसमें डाला मिट्टी और निकाल के देते ईंट का ईंट निकल गया। तो वो मेरा परिवेश, मेरा गांव, मेरा समाज, मेरी शिक्षा, मेरे आसपास के लोग, मेरे टीचर्स, मेरे दोस्त, बहुत सारी चीजें होती हैं जो चल रही होती हैं, उसमें आप बन रहे होते हैं। बहुत बन जाने के बाद बहुत बदलाव नहीं होता, लेकिन आप जो बनते हैं वो तय करता है कि आप क्या करेंगे। हरीश का जो सांचा है ये कई तरह के लोगों को अपने साथ, या कई तरह के पेशे को और उसकी खूबियों को अपने साथ जोड़ करके चलता है। अभी आजकल वो हुआ ना जिस पर कई पोर्टल्स आकर के और उनके वीडियोज आप देखते हैं, जैसे डेली हंट टाइप, बहुत जगहों का कंटेंट है लेकिन आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। तो हरीश जो है वैसे हैं, बेहतरीन इंसान, अच्छे साहित्यकार। और हरीश के गीत सुनने के बाद मुझे लगा कि यार गीत अच्छा है, अच्छे लिखते हैं। तो साहित्य की सलाहियत इसमें है, वो अच्छा लिखेगा, वो अच्छा बोलेगा, वो अच्छा समझेगा, देखेगा, पढ़ेगा, जानेगा। तो ये जो एल्बम है इसमें से लगभग मैंने 10-12 गाने सुन गए, लगभग 12। और ये पूरा एल्बम जो है वो हरीश के एक दौर में हिंदुस्तान का एक हिस्सा या एक दल सत्ता में आने के लिए सरकार की उपलब्धियों और सरकार की खूबियों और सरकार का जो नेतृत्व है उसके बारे में जिस तरीके से रच रहा है, रख रहा है, लिख रहा है, उसका दस्तावेज है। ये सिर्फ गाने नहीं है। आप कभी भी वक्त में पीछे मुड़ के देखेंगे कि एक दौर था, उस दौर में एक सरकार ने आकर के हिंदुस्तान के लिए क्या किया, तो ये दस्तावेज भी है और इस लिहाज से इसको देखा जाना चाहिए। तो हरीश के साथ एक जाती और जज्बाती दोनों संबंध में रहे, लगाव है। हरीश ने कहा कि 2:30 बजे शुरू हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं किसी मीटिंग में था, मैंने कहा 3 बजे कर लो ना। तो बोले कि नहीं, राम बहादुर जी ने कहा कि 2:30 बजे। राम बहादुर जी ने 2:30 बजे कहा, उसके बाद तो फिर आपको आना ही है। मैंने कहा मीटिंग ड्रॉप, चलो बाहर करके आते हैं। फिर हमने कहा कि 4 बजे मीटिंग देखना ड्रॉप ना हो। लेकिन बहुत सारी चीज़ें किसी के लिए आप छोड़ सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों के छोड़ने का थोड़ा भी मलाल आपके भीतर ना हो तो समझो कि आपने संबंध बहुत गहरे बनाए हैं और उसके लिए आपके भीतर बहुत जगह है, और हरीश के लिए है ये। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और इस तरह की रचनाएं तुम्हारी चलती रहेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। एक पत्रकार जो बहुत कुछ कर सकता है, यह साबित करने के बाद हर पत्रकार के लिए
वो एक मिसाल बन जाता है कि अरे यार हम पत्रकार ही नहीं, हम हरीश की तरह भी हो सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन इस होने में बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ बनाना पड़ता है, और ये सबके लिए आसान नहीं है। इसलिए हरीश को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं फिर से। थैंक यू, थैंक्स लॉट। थैंक यू सो मच सर। और अब मैं राम बहादुर आई जी से निवेदन करूंगी कि वो हमारे श्रोताओं को संबोधित करें। संदीप मारवा जी, विष्णु मित्तल जी, यशवंत राणा जी, सईद नकवी जी चले गए हैं लेकिन मैं उनको याद करूंगा, हरीश जी और मित्रों, जो बातें कही गई हैं उसके अलावा मुझे 2-3 बातें कहनी है। और मुझे लगता है कि हमको ये जानना चाहिए कि हम किस दौर में हैं। ये जो समय है बहुत असाधारण है, भारत के लिए भी और दुनिया के लिए भी। और असाधारण इस रूप में है कि न केवल टेक्नोलॉजी बदल रही है, जीवन का ढंग रंग बदल रहा है, बल्कि पूरी दुनिया बदल रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ही नहीं बदल रहा है, बल्कि पूरी दुनिया एक व्यक्ति की तरफ अगर देख रही है तो वे नरेंद्र मोदी हैं। और उस नरेंद्र मोदी के साथ एक पत्रकार जुड़ता है और किसी के कहने से नहीं, अपनी आंतरिक इच्छा से। उस क्षण को मैंने देखा है। आज से, जैसा हरीश जी ने शुरू में इस बात को कहा भी, 2013 की बात होगी, मेरे पास ये आए और इन्होंने एक किताब लिखी थी। आज भी मुझे मोबाइल में किसी का नंबर सेव करने नहीं आता है, मुझे SMS करने भी नहीं आता। ये सब मैं किसी की मदद से करता रहता हूँ। तो मैंने जब ये चले गए तो इनका नाम हमने अपने साथियों में किसी को कहा कि हमारे मोबाइल में इनका नाम सेव करो। तो उसने कहा कि क्या नाम सेव करो? तो मैंने कहा कि मोदी मंत्र हरीश बर्नवाल। आज भी मेरे मोबाइल में हरीश बर्नवाल नहीं है, मोदी मंत्र हरीश बर्नवाल है। तब से मैं हरीश जी को देख रहा हूँ, इनके घर जाता हूँ, कई बार ये जो गीत बनाते हैं फिर उसको गाते हैं और उसकी शूटिंग होती है, उसकी प्रक्रिया को भी उनके घर बैठ करके मैं देखता हूँ। जो बात आपको जाननी चाहिए और जो मैं महसूस करता हूँ वो बताना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अगर आस्था इनकी न होती तो ये सब नहीं कर पाते। ये दिखावे के लिए नहीं करते। और एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री है और उसके इर्द गिर्द एक पूरा तंत्र है, तंत्र व्यक्तियों से चलता है। इसके बावजूद 2013 में मैंने जिस हरीश बर्नवाल को देखा और ये पाया कि पूरी उस समय की सत्ता नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ी थी। मीडिया नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा था, बौद्धिक जगत नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा था। हाँ, हिंदुस्तान की जनता नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी थी, ये फर्क था। और हिंदुस्तान की जनता नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है,
इसका बहुत थोड़े लोगों को भान था। लेकिन पत्रकारों में केवल 2 लोग थे हिंदी पत्रकारिता के जिन्होंने अपने करियर को लात मारा और नरेंद्र मोदी के अभियान के साथ खड़े हो गए। मोदी मंत्र नाम की इनकी जो पहली किताब है, वह उससे पहले जो शहीद नकवी जी ने जो कहा वो अलग बात है। तो जब मैं ये सब देखता हूँ तो पाता हूँ कि अगर आपने कला गुरु कुमार आनंद स्वामी का नाम न सुना हो तो मैं कहूँगा कि कला गुरु कुमार आनंद स्वामी को जानिए, पढ़िए। एक सिंघली पिता और अंग्रेज माता से पैदा हुआ कुमार आनंद स्वामी रहने वाले तो लंका के थे, लेकिन भारत की उस अद्भुत परंपरा को खोजा। और आज भी अगर भारत को कोई जानना चाहता है, दुनिया के लोग भी जानना चाहते हैं या हम स्वयं भी जानना चाहते हैं, तो हम कुमार आनंद स्वामी के साहित्य से, उनकी कलाकृतियों से भारत को जान सकते हैं। उसी तरह से एक जमाने में रवि वर्मा हुए। रवि वर्मा ने भारत को भारत की दृष्टि से देखा और उसी तरह से एक जमाने में रविंद्रनाथ ठाकुर हुए, जो इन तीनों को उन्होंने एक संस्था का रूप दिया। मैं जब आज सोचता हूँ तो पाता हूँ कि हरीश बर्नवाल में ये तीनों की आत्मा है, तीनों की बुद्धि है, तीनों की प्रतिभा है और तीनों की भविष्य दृष्टि है। ये जो चुनाव के सुपरहिट गाने हैं, ये एक काम है। ऐसे 1000 अच्छे काम हरीश बर्नवाल 24 घंटे में करते रहते हैं। और जिनको पत्रकारिता करनी है, चाहे जिस माध्यम की पत्रकारिता का रास्ता आप चुने, उसके लिए 2 बुनियादी ज़रूरतें हैं। पहली ज़रूरत है कि आप को जो दुनिया भर में सूचनाएं आ रही हैं, उन सूचनाओं को कैसे व्यवस्थित करना है, मुद्दे के साथ जोड़ना है। ये अगर आपको समझ आ जाती है तो आप उसको भाषा दे सकते हैं, उसको कला दे सकते हैं, उसको संगीत दे सकते हैं, उसको नारे में बदल सकते हैं और किसी के प्रभाव के बगैर बदल सकते हैं। ये काम हरीश जी करते हैं। और चुनाव के दौरान बहुत सारे लोगों ने झूठी बातें की, यानी मैं 2024 के चुनाव की बात कर रहा हूँ, बेसिर पर की बातें की और ऐसी बातें की जिसका सच से कोई लेना देना नहीं था। जैसे राहुल गांधी एक संविधान की किताब उठाते हैं और कहते हैं कि संविधान खतरे में है। उस समय हरीश बर्नवाल जैसा व्यक्ति उन पर को जवाब देता है और वो जवाब लाखों लोग सुनते हैं। जो लोग भी थोड़ा बहुत संविधान के बारे में जानते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संविधान के बारे में दृष्टिकोण जानते हैं, वो हंसेंगे। और यही हुआ, राहुल गांधी पर लोग हंसे। मैं तो आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, संविधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले और पहले प्रधानमंत्री हैं जिनकी 100% आस्था है। मैं जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं,
हर प्रधानमंत्री के संविधान से संबंधित भाषणों को मैंने पढ़ा है, उनके दृष्टिकोण को मैंने पढ़ा है, और मैं कह सकता हूं बड़े भरोसे के साथ कि केवल नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको इस संविधान से कोई शिकायत नहीं है। नहीं तो जिन्होंने संविधान बनवाया, जो संविधान सभा का नेतृत्व कर रहे थे एक मायने में, पंडित जवाहरलाल नेहरू, संविधान के लागू होते ही उन्हें संविधान से झगड़ा पड़ गया और संविधान का पहला जो संशोधन हुआ वो जवाहरलाल नेहरू ने करवाया। और क्या आपको मालूम है कि संविधान में उस समय जो मूल संविधान है उसमें संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, बोलने की यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच मौलिक अधिकार है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने दोनों अधिकारों में कटौती करवाई। उनकी बेटी इंदिरा गांधी को तो संविधान से बहुत झंझट थी और उन्होंने इमरजेंसी में पूरा संविधान ही बदल दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्मारक का शिलान्यास करते हुए और ये घोषणा की कि हम हर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाएंगे। तो इस चुनाव के दौरान जब संविधान पर हमले हो रहे थे तो हरीश जी ने उसको बहुत ढंग से उसका उत्तर दिया। मैं इसका उल्लेख जानबूझकर यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि केवल एक यही मुद्दा नहीं है, अनेक मुद्दे हैं और हमको हरीश जी के कामों से सीखना चाहिए। उन लोगों को खास तौर पर जो पत्रकारिता में जाना चाहते हैं, पत्रकारिता में अपना करियर बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्मारक का शिलान्यास करते हुए और ये घोषणा की कि हम हर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाएंगे। तो इस चुनाव के दौरान जब संविधान पर हमले हो रहे थे तो हरीश जी ने उसको बहुत ढंग से उसका उत्तर दिया। मैं इसका उल्लेख जानबूझकर यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि केवल एक यही मुद्दा नहीं है, अनेक मुद्दे हैं और हमको हरीश जी के कामों से सीखना चाहिए। उन लोगों को खास तौर पर जो पत्रकारिता में जाना चाहते हैं, पत्रकारिता में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और यही कह करके और हरीश जी को इस काम के लिए बधाई दे करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये एल्बम जो आज इसका लोकार्पण हो रहा है कई महीने पहले होना चाहिए था। मेरी बात पूरी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अब मैं आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर सुशील भारती, डायरेक्टर ब्रॉडकास्टिंग, एंड मिस्टर हरिंदर कुमार, HOD, School of Journalism and Mass Communication, to please felicitate our today's guest. We will start with the festival memento for our esteemed guest present on the dais. Festival memento of 17th Global Film Festival Noida 2024 to Padma Shri Ram Bahadur Rai ji. Festival memento to our esteemed guest, Mr. Rana Yashwant ji. Festival memento to Mr. Vishnu Mittal ji.
And festival memento to Mr. Harish Ji. And with this we come to the end of session. I would request Dr. Sushil Bharti to please give a vote of thanks. बहुत शुक्रिया लुबना जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। 1957 में एक फिल्म आई थी नया दौर, और नया दौर का एक गाना था साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। गाना जो है वो आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के स्वर थे। तो मुझे हरीश जी को देख करके ऐसा लगता है 2011 में शायद आपकी एक किताब जो है बराबर वाले हॉल में टेलीविज़न की भाषा वो हुई थी, विमोचित हुई थी, सच कहता हूँ, कहानियों का संग्रह था। तो मैं तब से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गाना है कि साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा, तो मोदी जी जिस रथ को लेकर के चले हैं तो अकेले ना पड़े, आपने उसमें कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया है और उस भावना को, उस मन को समझा है। मैं रेडियो स्टेशन का डायरेक्टर हूँ यहाँ पर 107.4। मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं उनके लिए हमने एक विकसित भारत करके एक प्रोग्राम हम चलाते हैं, उसमें सभी योजनाओं के बारे में बताते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जिस तरह से हरीश जी ने, बस बहुत आपकी गतिविधियां देखता रहता हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपने उस भावना को, उस संवेदना को समझा है और राष्ट्र के प्रति जो आपका भाव है वो परिलक्षित होता है। आपके जो भी मैं वीडियोस देखता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस मंच पर आए और आपने चुनाव के सुपरहिट गाने जो है जो वो उसको लॉन्च के लिए इस मंच को आपने चुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। परम श्रद्धेय राम बहादुर जी अपने आप में एक संस्थान है और मुझे सच कहूँ तो 2 दिनों से बड़ी अंदर जलन हो रही थी क्योंकि सिनेमा वाले बड़े हावी थे, लेकिन आज पत्रकारिता का जब परिवार यहाँ पर है तो मुझे थोड़ा सा संतोष हुआ और मुझे थोड़ा मज़ा आया कि क्योंकि मैं भी इससे बिलोंग करता हूँ, तो मुझे लगा कि आज थोड़ी जीत का बड़ा जश्न है, माहौल है और पत्रकार भी कहीं ना कहीं संवेदना के धरातल पर बहुत समृद्ध है और गीत, संगीत, फिल्म, चाहे जो भी विधा हो, अगर उन्होंने हाथ में लिया है तो उसको पूरा करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास शब्द नहीं है राम बहादुर राय जी कि आपने हमें अपने आशीर्वचनों से यहाँ नवाजा और हमें इज्जत बख्शी। राणा यशवंत साहब, आप हमारे फैमिली मेंबर की तरीके से हैं, परिवार से हैं। संदीप जी अक्सर आपकी बातें करते हैं और जब भी आपने कोई भी अचीवमेंट, कोई भी उपलब्धि आपकी है, संदीप जी को आप याद करते हैं और हम उनसे बहुत बार आपके बारे में हम सुनते रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस विमोचन में शामिल हुए। विष्णु मित्तल जी के बारे में सुना तो न केवल सुना बल्कि ऐसा लगा कि जो कहीं ना कहीं हम कुछ भी कर सकते हैं समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, क्योंकि बात फिर वहीं घूम फिर के आती है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो इस राष्ट्र के निर्माण के लिए हर किसी को आगे आना होगा, अपना छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन, जो भी योगदान बन सकता है वो देना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। यहाँ पर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और मंच के इस तरफ हमारे बीच में बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं, मैं आपके नाम से परिचित नहीं हूँ, आप बैठे हुए हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ममता सोनी जी वरिष्ठ राइटर है, हमारे बीच में है यहाँ पर, और मुकेश शुक्ला जी यहाँ पर हैं। यानी मैं सभी का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने चुनाव के दौरान बहुत सारे गाने सुने, हम राम बुलाए हैं, चर्चित, सबकी जुबान। हमारे साथ गाना लिखने वाले और शायद गाने वाले
हरीश वर्माल जी हैं, ये उनसे बात करते हैं। सर, ये जहन में कैसे आया? दरअसल गीतों के प्रति मेरा शौक तो रहा है, और लेकिन कर नहीं पा रहा था क्योंकि पत्रकार हूँ, लगभग 2 दशक से पत्रकारिता कर रहा था। एक ऐसा मौका मिला कि लगा कि कुछ गानों पे किया जा सकता है, तो हमने शुरुआत की। अच्छा, मेरी कोशिश सिर्फ लिखने तक सीमित नहीं थी, बल्कि मैं तमाम लोगों को जोड़ने की भी कोशिश करता रहा। कई सारे हमने लिरिसिस्ट जोड़े, कई सारे म्यूज़िक कंपोज करने वाले जोड़े, और पूरी एक टीम बनाई। गाना आपने ही लिखा? हाँ, इसमें अधिकतर गाने तो लिखे हैं, लेकिन अब लिखने वाले भी रखे हैं मैंने, जिसमें लोग लिखते भी हैं, कंपोज करते हैं। सिंगर्स की बहुत बड़ी टीम बनाई, मतलब सिर्फ मैं इक्का दुक्का गा लिया चलो ठीक है। तो 3-4 तरह के गाने तैयार करता हूँ। एक तो अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ, जिसमें रिश्तों पर, अपने त्योहारों पर और राष्ट्रवाद को समर्पित होता है। तो मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी की योजनाएं हैं वो दरअसल विकसित भारत के संकल्प की एक यात्रा है, तो मुझे राष्ट्रवाद की उसमें खुशबू नज़र आती है। तो मैंने इस संदर्भ में वो गाने बनाए, वो चुनाव से जुड़े हुए गाने हैं। और देखिए, पहली बार ऐसा हुआ कि चूँकि मैं वीडियो भी बनाता हूँ, तो लोगों की इच्छा हुई कि आपने 22 गाने बनाए, अपने आप में एक इतिहास बन गया है। तो उन गानों को एक एल्बम के रूप में मैंने बनाया है, तैयार किया है। पूरी टीम की मेहनत है। हाँ ठीक है, मैंने तैयार किया, मैंने सबको जोड़ा, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि एक नई पहल हुई है। सर, अमूमन होता है जब कोई भी व्यक्ति पत्रकारिता करता है तो उस पेशे को छोड़ नहीं जाता है, लेकिन आपने दूसरा रास्ता थोड़ा सा मतलब सुधार करना चाहूँगा। मैंने छोड़ा बिल्कुल नहीं, ये एक पक्ष है। जैसे मैं पत्रकारिता में मेन स्ट्रीम मीडिया मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं बड़े बड़े चैनलों में रहा, और उसके बाद 2016 से मैं सोशल मीडिया पर मैंने हाथ आजमाया और बड़ा अच्छा मैंने उसमें सफलता मिली। 2-2.5 साल पहले मैंने यूट्यूब चैनल अपना शुरू किया पॉलिटिकल एनालिसिस का, और वो पूरी दुनिया में 40वें नंबर पर पहुंच गया सोशल इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट में यूट्यूब में। तो पत्रकारिता नहीं छोड़ा, ये एक ताकत आप समझिए। और उसके साथ साथ मैंने HB मेलोडी, क्योंकि अब HB हरीश बर्णवाले की यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एनालिसिस का न्यूज़ से जुड़ा है, तो अब मेलोडी के क्षेत्र में हमने काम करना शुरू किया है। और आगे इच्छा है कि अब कविताओं पर कुछ ऐसी शुरुआत करें कि हर हफ्ते या हर महीने एक बड़ा सम्मेलन कर सकें। सर, एक अंतिम सवाल। कई आरोप लगे, बहुत लोगों ने आरोप लगाया हो आप केवल बीजेपी यही गाने, तमाम ऐसे सवाल आए हो? देखिए क्या है, सवाल तो अनंत है। दरअसल क्या है, मैं चूँकि 20 साल तक पत्रकारिता मैंने काम किया है, आप यकीन मानिए उस समय का मेरा ये अनुभव रहा, और बड़े बड़े पत्रकारों के साथ मैंने काम किए। मेरे पास ये श्रेय है कि मेरी किताब के विमोचन में इस देश के 20 बड़े पत्रकार एक ही मंच पर उपस्थित हुए। लेकिन मैं आपको ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो हम करते हैं दरअसल वो पक्षपातपूर्ण मुझे दिखाई पड़ा। तभी मैंने मोदी मंत्र पुस्तक लिखी, तो मेरी एक सोच बनी, एक विचार बना, और उस दिशा में मैं निकल पड़ा। तो कहने वालों को तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैं किसी पार्टी या उसके लिए करने की जगह मैं योजनाओं पर अपने फोकस रखता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है और लोग सराहते हैं। अब वो तो कोई भी रास्ता हो, वहाँ तो विरोध होंगे, बट आपके पास तर्क होने चाहिए कि हम क्यों ऐसा करते हैं। मेरे पास तर्क है। शुक्रिया। तो जी देखिए, तर्क है, विचार अपने हैं, भले ही लोग बुराई करते हैं। जो अवसर है 17वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का है, तमाम, जैसा मैंने आपको बताया कि तमाम नेता अभिनेता यहाँ पे आए हुए थे। इसी बीच में एक एल्बम चुनाव के सुपरहिट लॉन्च हुआ है, और ये भविष्य में अपने मुकाम तक जब
आजाद भारत के इतिहास में कोई ऐसा एल्बम नहीं है जो किसी चुनाव को रिप्रेजेंट करता हो। ये एल्बम रिप्रेजेंट करता है।